नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुका है, परिणाम हम सबके सामने है। सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। सीपी राधाकृष्णन, जी हां, एनडीए के उम्मीदवार थे जिन्हें 452 फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर वोट मिले और जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उन्हें 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिले। इस हिसाब से 152 वोट ज्यादा पाए सीपी राधाकृष्णन ने और वो उपराष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रेम जी आपका। जी शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, कल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, सबको ये अंदाजा था कि एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है, संख्या बल उनके साथ है और सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतेंगे ही, ये तय नजर आ रहा था। लेकिन 452 वोट उनको मिले। उसके बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो 452 वोट मिले हैं, क्योंकि एनडीए के तो 427 कुल सांसदों ने वोट किया था, तो ये बाकी 25 वोट कहां से आए हैं? जी जी, देखिए, ये बात निश्चित है कि जो जीत मिली है राधा कृष्णन जी को और एनडीए के उम्मीदवार को, वो बड़ी जीत है क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट मिले हैं। और दूसरी तरफ इसको उलट कर देखें तो अपोजिशन के लिए ये चिंता की बात दिखती है कि उनको वो पूरे वोट क्यों नहीं मिले जो मिलने चाहिए। लेकिन इसको जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ वोट्स तो इनवैलिड भी घोषित हुए, 15 वोट इनवैलिड हुए। उसके बाद उसमें भी दोनों पक्ष के वोट्स हैं, तो इनवैलिड वोट्स का तो बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सांसद के वोट का इनवैलिड होना, चाहे इधर से हो या उधर से हो, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि देश में आम मतदाताओं को तो वोटिंग करने के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। वो लोग तो ठीक ठाक वोट कर लेते हैं, और ये सांसद जिनको कि वोटिंग करने के लिए बीजेपी ने तो प्रशिक्षण शिविर तक लगाया था, इसके बावजूद उनकी ओर से भी ये वोट जो है अवैध हुए और अपोजिशन की तरफ से भी हुए। तो ये एक पहलू है। इसके बाद कुछ वोट्स, लगभग 14 वोट्स माने जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। हालांकि कांग्रेस का के तरफ से कहा गया है कि और कम हुई है संख्या जो हो, लेकिन जो बातें दिख रही हैं उसको अगर हम राजनीतिक दलों के ही बयानों के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ये कहते नजर आए हैं कि ये उनकी तरफ से भी कुछ क्रॉस वोटिंग हुए होंगे आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी में राज्यसभा लोकसभा मिला के लगभग मेरे ख्याल से 11 सीटें, हाँ 11 सीटें हैं। तो यहाँ कुछ वोटिंग हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हुआ हो उनके ही बयान से। इसके अलावा कुछ लोग महाराष्ट्र से भी ये कर रहे हैं, जैसे आशंका जता रहे कि ऐसा हुआ होगा। जैसे वहाँ आपको एक नेता ने, संजय निरुपम ने दावा किया, जो कि कांग्रेस के पूर्व कांग्रेसी बोलिए निलंबित हैं, उन्होंने दावा किया कि यहाँ इधर से क्रॉस वोटिंग हुई है। उनका इशारा प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ भी था और कुछ दूसरे एनसीपी के शरद पवार गुट के भी लोगों की तरफ था। तो एग्जैक्टली तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बात यह है कि अपोजिशन 95% अपने सांसदों को एकजुट रखने में कामयाब रहा। तो अतीत में जितने भी चुनाव हुए हैं उसके हिसाब से देखें तो अपोजिशन ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद कि कुछ वोट क्रॉस हुए हैं, लेकिन अपोजिशन तो हमेशा कमजोर होता है, सत्ता पक्ष मजबूत होता है, अन्यथा अपोजिशन का ही नॉमिनेशन जीत जाता, नॉमिनेटेड कैंडिडेट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अपोजिशन कमजोर होता है, तो कमजोर के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और गुप्त मतदान में तो ये आशंका और ज्यादा रहती है। तो इस हिसाब से देखें तो अतीत के चुनाव और वर्तमान में जिस तरह की चीजें चलती हैं और बीते 10-11 साल में जो
बीजेपी की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता उभर कर सामने आई है कि चुनाव से पहले बहुत लोगों को क्रॉस वोटिंग वो करा लेते हैं। उसको देखते हुए देखा जाए तो अपोजिशन पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आया है, इसके बावजूद कि अपोजिशन का उम्मीदवार चुनाव हार गया है। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने अपनी एकजुटता साबित करने का जो प्रयास किया था उसमें काफी हद तक उनको सफलता मिली है। जिस तरीके से 300 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट बी सुदर्शन रेड्डी ने हासिल किए हैं। लगातार विपक्ष की एकजुटता पर बीते वक्त में सवाल उठते रहे, इंडिया गठबंधन पर सवाल उठते रहे, लेकिन हाल के वक्त में हमने देखा जब एसआईआर का मुद्दा आया, जब वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी नजर आए, तो विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया। और अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब विपक्ष ने एक बार फिर से ये साबित करने की कोशिश की कि हम सब साथ हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं और हमारे बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम साइडलाइन करके हम अपने जो तमाम एजेंडा हैं उस पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो बात दिखाई दे रही है कि क्रॉस वोटिंग की जो आशंका बताई जा रही है वो दिखाई भी दे रही है, क्योंकि 300 से ज़्यादा बड़ा आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के पास था, बावजूद इसके सिर्फ 300 वोट जो हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी को हासिल हुए। लेकिन पिछली बार की तुलना अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि विपक्ष पिछली बार के मुकाबले बेहद मजबूत स्थिति में है। ये जो विपक्ष की आप मजबूती की बात कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि इस मजबूती के पीछे क्या राहुल गांधी का हाथ है? जिस तरीके से वो विपक्ष को साथ ला रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो अपने घर पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को डिनर पर इन्वाइट किया। देखिए, मैं इसे उलट कर देखता हूं कि विपक्ष की एकजुटता के का कारण राहुल गांधी के बजाय स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। देश में इंडिया गठबंधन जब बना उसकी भी वजह नरेंद्र मोदी जी रहे कि जो भी अपोजिशन के लीडर्स थे उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी भेजना, लगातार उनको सरकारी एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाना, इसके अलावा संविधान बदलने की बात भी बीजेपी की तरफ से की गई थी। उनके 5-6 नेताओं ने 400 पार होने पर हम संविधान बदल देंगे ऐसी बातें की थी। इन सब कारणों से इंडिया गठबंधन चुनाव के समय बना भी था, मजबूत भी हुआ। लेकिन चुनाव के बाद की बात हम करें तो जरूर राहुल गांधी की भूमिका बढ़ती जाती है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक के बाद एक कार्यक्रम तय किए। अब जैसे चुनाव चोरी को लेकर के जागरूकता फैलाने का काम या प्रमाण देने का काम या मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम, ये राहुल गांधी लगातार करते रहे। पद यात्रा भी की उन्होंने बिहार में एसआईआर को लेकर, वोट अधिकार यात्रा को लेकर। तो इस यात्रा में भी वो एकजुटता दिखी जो कि पिछली यात्राओं में नहीं दिखी थी या कम दिखी थी। पहली यात्रा में बेहद कम थी, दूसरी यात्रा में कुछ ज्यादा समर्थन राजनीतिक दलों का था और तीसरी यात्रा में तो पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट दिखा है बिहार में। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी अपने गठबंधन के घटक दलों को, इवन ममता बनर्जी जैसी नेता भी जो कि चुनाव के समय में अक्सर परेशान करने वाली बातें कांग्रेस के लिए करती रहती हैं, वो भी बिहार के वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी के मुद्दे पर सामने दिखी। तो इंडिया गठबंधन को वो एकजुट उन्होंने किया है, ये श्रेय यहां मिलता है। और ये उपचुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्षमा कीजिए, तो ये जो अवसर था इसमें भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी है। जो कुछ लोग तो निश्चित रूप से ऐसे बड़े चुनाव में व्यक्तिगत रूप से कौन कहां प्रभावित हो जाता है कहना मुश्किल होता है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज से लोग वोट देते हैं, दूसरों से प्रभावित होकर वोट देते हैं, कई बार अपनी पार्टी में असंतोष के कारण भी अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट देते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो उसको भी देखा जाए तो हमें लगता है कि ये जो अपनी पार्टी लाइन से हट करके वोटिंग हुई है या क्रॉस वोटिंग हुई है, ये फिर भी उतनी बड़ी नहीं है
कि ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की एकता टूट गई है। इंडिया गठबंधन की राजनीतिक एकता कायम है। राजनीतिक दलों के भीतर जो एकजुटता है उस पर एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हर पार्टी को कि आखिर उसके भीतर थोड़ी बहुत भी पार्टी लाइन से बाहर जाकर वोट करने की टेंडेंसी क्यों है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ये उनके लिए भी मूल्यांकन का विषय है। तो इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, बयानबाजी भी चल रही है। तो ऐसे में और उन लोगों ने वहां वोट में हिस्सा नहीं लिया, जैसे स्वाति एनडीए के लोग मालीवाल का अकाली नाम भी दल। चल रहा था बीच में कि स्वाति मालीवाल हैं तो आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद, लेकिन पार्टी के साथ तो है नहीं। जी, वो घोषित तौर पर एक तरह से हैं, रहते हुए भी खिलाफ में हैं, तो उनका वोट बीजेपी को जाना स्वाभाविक लगता है, बीजेपी के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को। लेकिन जैसे अकाली दल है, अकाली दल ने कहा था कि हम समर्थन करेंगे, ना उनका एक ही सदस्य है, लेकिन वो वोट करने नहीं आए बाढ़ के कारण, बाढ़ को कारण बताते हुए। तो वो एनडीए का नुकसान है, अगर एक वोट का भी नुकसान है तो है, वो तो उनको एक इस वोट पर का। एक बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बात यहाँ कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में उतनी बड़ी कोई सेंधमारी नजर नहीं आती, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट नजर आता है। इंडिया गठबंधन की जो राजनीतिक एकता है वो बरकरार नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए की, एनडीए को साफ तौर पर उनके उम्मीदवार को 452 वोट मिलना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बार बार जो बात उठ रही है और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी ये क्रॉस वोटिंग वाली खबर जो है वहाँ से भी निकल कर आ रही है। आखिर आपको ये लगता है कि एनडीए में कुछ सेंधमारी हुई है? वो जो आशंका लगातार जाहिर की जा रही है कि एनडीए के भी कुछ जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई होगी, या इनवैलिड वोट्स जो हैं वो पाए गए हैं, जो 15 कुल इनवैलिड वोट्स हैं वो दोनों तरफ के मिलाकर हो सकते हैं। देखिए, ऐसा होता भी है तो 2-3 वोट से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये भी अनुमान पर आधारित होगा। लेकिन चूंकि अधिकतम वोट एनडीए को मिले हैं, इसलिए एनडीए पर प्रश्न कम उठता है और अपोजिशन पर ज्यादा उठता है, क्योंकि अपोजिशन की ओर से तो दिख रहा है कि उनका स्ट्रेंथ 324 था और वोट 300 ही मिले। उसमें 15 वोट इनवैलिड हुए, जिसमें एनडीए का भी वोट शामिल है। और तो जाहिर बात है, कुछ कहा जा रहा है कि नहीं, 12 वोट करीब डिफाई हुए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन तो अपोजिशन की तरफ है। देखिए, एनडीए की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि है कि वाईएसआर सीपी का समर्थन हासिल कर लेना आंध्रा में, ये उनकी उपलब्धि है। इसके अलावा उड़ीसा में बीजू जनता दल का को से बाइकाट कर लेने का स्टैंड उनकी ओर से, ये भी सत्ताधारी दल की ही उपलब्धि है। तो उनकी भी स्थिति ये है बीजू जनता दल की कि स्थानीय चुनाव में उनको अब कांग्रेस उनको रिप्लेस करती दिख रही है। तो बीजू जनता दल ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी लड़ाई अब बीजेपी से है या कांग्रेस से है, तो वो अपने आप को बीच में रखते हुए बीच का रास्ता निकाल रही है, और ये बीच का रास्ता भी बीजेपी को फेवर करता दिख रहा है। तो ये दोनों स्थितियां एनडीए के फेवर में जाती हैं। कांग्रेस को थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें मेहनत करनी चाहिए थी कि बीजू जनता दल को कैसे अपने साथ खड़ा किया जाए। क्योंकि कई बार मुद्दों पर उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन मौके पर समर्थन नहीं दिया है। तो ये कैसे है, ये सोचना पड़ेगा कि कुछ और समर्थन बढ़ाया जाए। वो जो तीसरा मोर्चा कहलाता है, जो न बीजेपी में और न कांग्रेस की तरफ झोंकता, जो गठबंधन में रहना चाहता है, तीसरा मोर्चा बनकर रहना चाहता है, वैसे दलों में बीआरएस भी है, तेलंगाना की पार्टी है। तो क्या तेलंगाना की पार्टी को आप इसलिए साथ नहीं लेंगे क्योंकि आप वहां सत्ता में आ गए? राष्ट्रीय फलक पर एक नई दृष्टि भी होनी चाहिए कि ऐसी पार्टियों को भी आप उनका समर्थन ले। भले आज उनके पास समर्थन कम है, लेकिन राजनीतिक समर्थन की अहमियत बढ़ती है, बढ़ जाती है। तो इससे एक सबक भी ले सकते हैं। लेकिन मजबूती तो दिखी है अपोजिशन की, पहले जो अतीत रहा है उसके मुकाबले आज इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत है। इसी पर मैं एक सवाल और आपसे करूंगी। पिछले जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़,
उन्हें जब वोट मिले थे तो वो 528 वोट उन्हें मिले थे, और 528 वोट एक बड़ा नंबर होता है जो उन्होंने हासिल किया था। उनके मुकाबले अगर हम सीपी राधाकृष्णन के वोट देखें तो उनके वोट हैं 452। दोनों के बीच में जो अंतर है वो 76 वोट का है। ये जो 76 वोट का डिफरेंस हमें दिख रहा है, इसके पीछे आप मानते हैं कि ये जो बड़ी वजह है वो ये है कि विपक्ष मजबूत हुआ है बीते वक्त में, और विपक्ष ने अपनी मजबूती साबित की जब सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले। देखिए, विपक्ष को तो जनता ने मजबूत बनाया 2024 के लोकसभा चुनाव में। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी की और एनडीए की ताकत बड़ी थी, आज के मुकाबले ज्यादा बड़ी थी। और फिर भी परसेंटेज में बात कर ले, मान लीजिए संख्या में बड़ी थी, तो इस बार भी संख्या में कम होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि इतना समर्थन एनडीए के पास है नहीं जितना पहले था 2024 के पहले। तो फिर भी हम बात करें तो लगभग 67.5% समर्थन मिला था, 67.5% समर्थन मिला था धनखड़ जी जब चुनाव लड़ रहे थे। उसके मुकाबले आज का समर्थन छोटा है प्रतिशत रूप में। तो यहां से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि एनडीए की ताकत जो है वास्तव में घटी है, संख्या में भी घटी है और प्रोपोर्शनेटली भी घटी है। जी बिल्कुल। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पाने से विपक्ष ने रोका, और उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो मजबूत हुआ। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, चुनाव हारना उनका तय था, चुनाव हारे भी। 300 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट उन्हें मिले थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के कैंडिडेट थे उन्हें 452 वोट मिले, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 152 वोट का था। ये जो मार्जिन था पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों पर अगर नजर डालते हैं तो उस दौरान विपक्ष के जो उम्मीदवार रहे उनके मुकाबले ये जो मार्जिन है ये काफी कम रहा। और ऐसे में जो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो काफी मजबूत हुआ है, उसके पीछे की वजह उन्होंने गिनाई। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी।